गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। रूपेश, सोनू, ब्रजेश, राहुल, डीके, मोहम्मद, गौरी, प्रिंस, दीपिका, पवन, श्याम, शालू, मनीष, पल्लवी, शैली, जीतू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, और काफी दिन हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हुए, और हम बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पे पहुंच चुके हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहली 3 क्लासेस थी वो एसएससी और अदर एग्जाम से रिलेटेड थी, लेकिन अब जो हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं वो बैंकिंग लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, किस लेवल का? बैंकिंग लेवल का। हम्म। तो हमने कितनी अरेंजमेंट बना ली है अभी तक? अगर हम बात करें टोटल अरेंजमेंट की, एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 19। चलो, अब बैंकिंग पीओ वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, बैंक पीओ वाले। ठीक है, ये वो सिटिंग अरेंजमेंट है जो बैंक पीओ की सिटिंग अरेंजमेंट है। आप लोगों को अगर बैंक पीओ का एग्जाम नहीं देना तो आप भले ही बाद में प्रैक्टिस मत करना, लेकिन लाइव क्लास में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, तो जो बाकी एग्जाम्स में सीटिंग अरेंजमेंट आएगी ना, वो आपके लिए एकदम हलवा होगी, हलवा। अगर आपने ये क्वेश्चन, हैप्पी नवरात्रि, आप जय माता दी, और नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ हाँ जी, बना लो, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 6 मिनट लगे, बनाना जरूर। 20-21 मार्च की अपलोड नहीं हुई क्लास पीएनजी, चलो देखता हूं मैं। हाँ जी। खुशबू, पल्लवी और दीपिका, सोनू, प्रियंका, बस इतने बच्चे ही इस क्वेश्चन को बना पाए। यह है बैंकिंग पीओ लेवल का क्वेश्चन। भले ही आपको बैंक पीओ का एग्जाम ना देना हो, देखो जिन बच्चों को देना है उनको तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और एक ही क्वेश्चन को अपने घर पे कम से कम 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार। लेकिन जिन बच्चों को बैंक पीओ का एग्जाम नहीं देना, वो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लें। भले ही बाद में
आप इस क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस मत करना, लेकिन लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 मित्र हैं जो कि एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 मित्र एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक अपना जन्मदिन अलग अलग महीनों में मनाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, परंतु एक ही क्रम में है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है जी। ए डी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। देखो डी कहीं बैठा है, उसके दाईं ओर तीसरा कौन है, 1 2 3, उसके दाईं ओर तीसरा कौन है, ए। बहुत बढ़िया। ए और जिसका जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 दिन होते हैं के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति। मेरे भाई ए और जिसका जन्मदिन 30 दिन के महीने में है, 30 दिन के 2 महीने हैं, जनवरी है नहीं, फरवरी है नहीं, मार्च है नहीं, अप्रैल है, मई नहीं है, जून है, जुलाई अगस्त नहीं है, ठीक है। और अगस्त तक ही महीने हैं 8 तो 30 दिन के 2 महीने हैं, एक तो बेटा अप्रैल और एक जून। तो ए और कह रहे हैं कि जिसका महीना 30 दिन में है उसके बीच में एक व्यक्ति है, ये हिंट है, इसको बाद में लिखेंगे। एच उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल। बी उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन जून में है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जून। डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठे हैं। देखो डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठे हैं और जो जी है वो डी के बाईं तरफ है। डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, जो जी है वो डी के बाईं तरफ है। डी के बाईं तरफ जी है, डी के बाईं तरफ जी है, और जी और डी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, 2 से ज्यादा व्यक्ति। तो 2 से ज्यादा व्यक्ति बेटा मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि टोटल 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जी और डी के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 ही व्यक्ति आ सकते हैं, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, है ना। अब आप इस वाले पॉइंट को यूज करो। ए और जिसका बर्थडे 30 डेज में है उसके बीच में 1 का गैप है, तो यानी कि इसका बर्थडे 30 डेज में है, 30 डेज वाले मंथ में इसका बर्थडे। तो अब ये या तो अप्रैल होगा या जून होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी को बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया जी, ये हो गया डी और ये हो गया ए। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा अप्रैल या फिर ये होगा जून। तो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, 1 2 3, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच, और जून के थर्ड लेफ्ट में बी है। जून के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, जून के थर्ड लेफ्ट में बी है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एच और बी डी के पड़ोसी नहीं है। एच और बी डी के पड़ोसी नहीं है, तो भैया डी के पड़ोसी है ही नहीं कोई भी, एच और बी। एफ का जन्मदिन उस महीने में आता है जिसमें 30 दिन से कम दिन होते हैं, यानी कि एफ का जन्मदिन फरवरी में है। एफ डी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा ये बताओ, एफ डी का पड़ोसी नहीं है तो एफ को या तो यहां बैठाऊंगा या फिर यहां बैठाऊंगा। जिसका जन्मदिन जनवरी में आता है वह उसके बाएं तीसरे स्थान पे है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एफ बेटा डी का पड़ोसी नहीं है ना। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी। अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो ये कौन है? ये जनवरी है। लेकिन यहां पर नहीं पता अप्रैल और जनवरी कहां है। तो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, तो बेटा डेफिनेटली एच जनवरी है। जहां भी एच होगा वो जनवरी होगा, जहां भी एच होगा वो जनवरी होगा। जिसका जन्मदिन मार्च में आता है वह उस व्यक्ति के दाएं दूसरा है जिसका जन्मदिन जनवरी में है। जनवरी के दाएं दूसरा मार्च 1 2, ये कौन हो गया? ये मार्च हो गया। ठीक है। अच्छा
एक काम करो, यहां पर मैं अप्रैल को बैठाने की कोशिश करता हूं। बेटा अप्रैल ये नहीं हो सकता, इसका थर्ड लेफ्ट नहीं है। अप्रैल ये नहीं हो सकता, इसका थर्ड लेफ्ट नहीं है। अप्रैल ये नहीं हो सकता, इसका थर्ड लेफ्ट नहीं है। अप्रैल ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके थर्ड लेफ्ट पे एच नहीं आ सकता। अप्रैल ये हो सकता है, इसके थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 यहां पर एच आ सकता है। बहुत बढ़िया। अप्रैल ये नहीं हो सकता, अप्रैल ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो थर्ड लेफ्ट है ना 1 2 3 यहां पर एच नहीं आ सकता। अप्रैल ये नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट पे एच नहीं आ सकता। तो 100% अप्रैल ये है, उसके थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 ये एच है, और एच है जनवरी में, और जनवरी के सेकेंड नाइट में कौन है? मार्च। तो बेटा ये मार्च हो गया, ये मार्च हो गया। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहां पर मैं बैठाऊंगा जून को। बेटा जून ये नहीं हो सकता, जून का थर्ड लेफ्ट नहीं है। जून ये नहीं होगा, जून का थर्ड लेफ्ट नहीं है। जून ये नहीं होगा, जून का थर्ड लेफ्ट नहीं है। जून ये नहीं होगा क्योंकि जून के थर्ड लेफ्ट पे बी नहीं आ सकता। अच्छा जून ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो डी मार्च है। जून ये नहीं हो सकता, जून ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके थर्ड लेफ्ट पे बी नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि एच और बी कोई भी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। जून ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके थर्ड लेफ्ट पे बी नहीं आ सकता। तो फाइनली जून यहां पे कहीं नहीं आ सकता, फाइनली जून यहां से कहीं नहीं आ सकता। तो ये वाली अरेंजमेंट गलत हो गई, ये वाली अरेंजमेंट गलत हो गई बिल्कुल। ये वाली अरेंजमेंट सही है, ये वाला पॉइंट भी यूज कर लिया, ये वाला पॉइंट भी यूज कर लिया। अब बेटा ये वाला पॉइंट यूज करो, एफ फरवरी में है और वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। एफ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है और एफ कहां है? एफ फरवरी में है, एफ फरवरी में है और एफ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। वह व्यक्ति जिसका जन्मदिन जुलाई में आता है सी के दाएं दूसरा है। बेटा सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि उसका दाएं दूसरा जुलाई हो सकता है। सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि उसका दाएं दूसरा जुलाई नहीं हो सकता। तो सी यहां है, उसका दाएं दूसरा जुलाई ये है। ई के पड़ोसी का जन्मदिन अगस्त में नहीं है। बेटा ये ई है, इसका बर्थडे अगस्त में नहीं है, तो इसका बर्थडे कहां है? इसका बर्थडे अगस्त में है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये कौन है? ये मई है। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो बनाना इतना टफ नहीं था। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। हाँ जी, सोनू का भी आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर ए के राइट साइड में नहीं लेंगे। हाँ जी, तो आप लोगों को करना क्या है, एक एक करके लोगों को बैठाना है। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में पहली बात तो यह है, जो पहली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करा ना, पहली दूसरी क्लास में, उन दो क्लासेस को ध्यान से देखो। और आप इंटू टू मोड में मत देखो, इंटू वन स्पीड पे देखो। और पहली दो क्लास में जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराए हैं, है ना, अगर आपको बेसिक में दिक्कत है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को कम से कम एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करो। एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार। पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो किस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार खुद से सॉल्व करो। तब जाके आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है, ये कैसे पता चला था कि ये लास्ट पॉइंट है? बेटा जो जी था ना, उसको डी के लेफ्ट में बैठाना था, और जी और डी के बीच में दो से ज्यादा लोग थे, तो दो से ज्यादा लोग तीन, जैसे ही हमने तीन लोग बीच में किए टोटल 8 व्यक्ति हो गए, और जैसे ही टोटल 8 व्यक्ति हो गए तो ये एकदम किनारे पर हो गया, है ना, ये एकदम किनारे पर हो गया। चलिए एक और खतरनाक सा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है। इस क्लास को अटेंड करने से पहले पुरानी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, पुरानी क्लासेस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 2-2 3-3 बार, तब आज की क्लास अटेंड करो।
बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। पल्लवी, विनय, मोहित, प्रगति, खुशबू, हाँ जी, ओके, श्रुति। इस बार तो आप लोगों के आंसर आ गए, क्यों भाई? हाँ, ये भी पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि टोटल कितने लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं जो कि एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। इनमें से कुछ का मुख दक्षिण की ओर है, किसी का मुख उत्तर की ओर है। जी का मुख दक्षिण दिशा में है, जी इज फेसिंग साउथ। अब हमें नहीं पता जी को कहां बैठाना है, बट जी इज फेसिंग साउथ। डी पी के बाएं चौथे स्थान पर है, पी पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है, पी पंक्ति के किसी एक किनारे पर है। टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा पी जो है वो इस किनारे पर भी हो सकता है और पी जो है वो इस किनारे पर भी हो सकता है। पी के बाएं चौथे स्थान पर डी है, पी का फोर्थ लेफ्ट। बेटा पी का फोर्थ लेफ्ट इधर नहीं है, इधर है, यानी कि पी का फेस साउथ में है। 1 2 3 4, पी के फोर्थ लेफ्ट पे डी है। पी का फोर्थ लेफ्ट इधर नहीं है, 1 2 3 4, पी के फोर्थ लेफ्ट पे डी है, तो पी का फेस नॉर्थ में है। ठीक है। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर डी का पड़ोसी नहीं है, आर और एफ पंक्ति के दोनों किनारे पर नहीं है। देखो आर जो है डी का पड़ोसी नहीं है, आर पंक्ति में किनारे पर नहीं है ना। और जो ई है वो आर के सेकंड लेफ्ट पर है। आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि आर का सेकंड लेफ्ट ना तो यहां है और ना ही आर का सेकंड लेफ्ट यहां पर ई आ सकता, तो आर को यहां भी नहीं बिठा सकते। आर को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता क्योंकि ना तो सेकंड लेफ्ट ये बनेगा ना ही सेकंड लेफ्ट ये बनेगा, तो आर यहां भी नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर कुल मिलाकर आर सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। और आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? आर के सेकंड लेफ्ट पे डी है, आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है, इसका सेकंड लेफ्ट बेटा यही होगा, इसलिए आर का फेस नॉर्थ में होगा। आर डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, आर किनारे पर नहीं है, आर यहां नहीं आएगा क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे ई नहीं आ सकता। बेटा आर यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि ना तो सेकंड लेफ्ट यहां आने वाला ई ना ही यहां आने वाला ई, तो आर यहां भी नहीं आ सकता। तो कुल मिला के आर यहां आएगा और इसके सेकंड लेफ्ट पे ई है, इसका सेकंड लेफ्ट इधर नहीं होगा, इसका सेकंड लेफ्ट इधर होगा, इसका फेस साउथ में है ना, इसका फेस साउथ में कर दो और इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन ला दो? ई ला दो। इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन ला दो? ई ला दो। एफ का मुख जी से विपरीत दिशा में है, इसका मतलब जी का फेस साउथ में है, तो एफ का फेस नॉर्थ में है, एफ का फेस नॉर्थ में है। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। बेटा मैं एफ को यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि इसके दो पड़ोसी नहीं है। एफ यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, बहुत सारी जगह आ सकता है। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है, बहुत बढ़िया। एच क्यू के तुरंत बाएं बैठा है, एच क्यू के तुरंत बाएं है, क्यू के तुरंत बाएं। तो बेटा Q को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि Q के तुरंत बाएं H नहीं आ सकता। Q को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि H ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा। Q यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है Q की। H इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q, H इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q। ठीक है, हाँ जी, H इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q। G के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में, G के भी दो पड़ोसी हैं, जी के भी दो पड़ोसी हैं, एक का फेस नॉर्थ में तो एक का फेस साउथ में। अच्छा जी को बैठा सकता हूं मैं,
जी को यहां नहीं बैठा सकता किनारे पर, क्योंकि जी के दो पड़ोसी नहीं है। जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि जी का फेस साउथ में होना चाहिए। जी को यहां बैठा सकते हैं और यहां बैठा सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, एक और एक, दो जी को बैठाने की। बहुत बढ़िया। जी को यहां नहीं बैठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत नहीं है, जी को यहां नहीं बैठा सकता, है ना। और जी को किनारे पर बैठा नहीं सकता, तो 100% जी यहां है। जी का फेस साउथ में है, दोनों पड़ोसियों का मुख विपरीत है, इसका नॉर्थ इसका साउथ। अब बेटा यहां इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाले की पॉसिबिलिटी बना लो, PRED। ठीक है। अब बेटा जी को मैं कहा यहां तो बैठा नहीं सकता, जी को मैं या तो यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा नहीं सकता, या फिर जी को मैं यहां बैठा सकता हूं। जी का फेस साउथ, जी का फेस साउथ, दोनों पड़ोसियों का मुख विपरीत, एक का नॉर्थ एक का साउथ, एक का नॉर्थ एक का साउथ। तो यहाँ पे तीन संभावनाएं मेरी बन गई। कितनी संभावना बन गई? तीन संभावनाएं बन गई। अब बेटा एफ को बैठाओ। एफ को मैं कहां बैठाऊंगा कि दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में हो। एफ को यहां तो बैठा नहीं सकता क्योंकि फिर एच और क्यू एक साथ नहीं आ सकते। एफ किनारे पर आ नहीं सकता, तो 100% एफ यहां है, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है। एफ को यहां नहीं बिठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख नहीं बनेगा। एफ यहां नहीं बैठेगा, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है। एफ यहां बैठेगा, एफ का फेस नॉर्थ में, दोनों पड़ोसियों का फेस भी नॉर्थ में है। एफ यहां नहीं बैठेगा, दो पड़ोसी नहीं, एफ यहां नहीं बैठेगा, दोनों का मुख उत्तर में नहीं है। एफ यहां नहीं बैठेगा, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है। तो कुल मिलाकर एफ कहीं भी नहीं बैठ पाएगा। कुल मिलाकर एफ कहीं भी नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। अब बेटा दो संभावनाएं बचती हैं, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया। Q के इमीडिएटली लेफ्ट में H है, Q को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में H नहीं आ सकता। Q यहां है, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? H है ना। Q को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में H नहीं आ सकता। Q को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में H नहीं आ सकता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई और ये वाली अरेंजमेंट हमारी सही हो गई, पहली अरेंजमेंट। अब आप देखो किस किस बच्चे ने पहली अरेंजमेंट बनाई है ना। ये इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ी, ये इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ी। बिना इस इंफॉर्मेशन के पढ़े हमने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है। तो ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, खतरनाक वाले। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, थोड़ा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को। है। हाँ जी। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को तो बनाओ। लो सोनू ने तो बना भी दिया, बहुत बढ़िया। ये तो बेटा बेसिक क्वेश्चन है, ये पीओ मेंस का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन दिया गया है तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, पीओ मेंस का क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। सर मेरा CHSL 2021 स्किल टेस्ट क्लियर, CGL 2022 297 मार्क्स। ऑल क्रेडिट गोज टू करियरविल एंड टीम, स्पेशली पीयूष सर एंड राकेश सर। दोनों में हो जाएगा। रवीश पांडे एक्स सर्विसमैन, थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स करियरविल। चलिए शुक्रिया रवीश जी, जब आपका सिलेक्शन हो तो आप जरूर करियरविल आए हमसे मिलने।
ठीक है जी। हाँ जी, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जैसे देखो ये है P, ये मैंने क्या लिखा, इसका मतलब क्या है, P इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ R, इसका मतलब क्या है, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, इसका मतलब क्या है, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, है ना, थर्ड राइट ऑफ Q, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। जैसे इमीडिएट नेबर है तो ये इमीडिएट नेबर हो गए, P Q का पड़ोसी नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो, P Q का पड़ोसी नहीं है। शॉर्ट फॉर्म तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो आपको समझ आए। PQRST are sitting around a circular table facing away from the center। पांच लोग हैं जो एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और सबका जो फेस है वो सेंटर से बाहर है, सबका फेस सेंटर से बाहर है, पांचों के पांचों का, एक दो तीन चार पांच, पांचों लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, ठीक है। हाँ जी, इनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग संख्या में अंगूर है, मतलब एक नंबर है जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है, दो के पास उससे कम, तीन के पास उससे कम, चार के पास उससे कम, और जो पांच नंबर है उसके पास सबसे कम अंगूर है। एक वाले के पास सबसे ज्यादा, पांच वाले के पास सबसे कम अंगूर है, ठीक है। जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है उसके दाएं दूसरे को दूसरे स्थान पर पी बैठा है। देखो जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है यानी कि नंबर एक के पास सबसे ज्यादा अंगूर है, और इसके सेकंड राइट पे कौन है, इसके सेकंड राइट पे पी है, इसका दायां दूसरा, इसका फेस बाहर, इसका राइट किधर होगा, एक दो, इसके सेकंड राइट पे कौन है, इसके सेकंड राइट पे पी बैठा है जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है। टी के पास क्यू और एस से ज्यादा अंगूर है, टी के पास बेटा टी जो है वो क्यू और एस से ज्यादा अंगूर रखता है, यानी कि टी क्यू और एस से ऊपर है, लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा अंगूर नहीं है। लेकिन जो टी है ना वो नंबर एक नहीं हो सकता, टी नंबर एक नहीं हो सकता, टी क्यू और एस से तो ऊपर है लेकिन नंबर एक नहीं हो सकता, ठीक है। जिसके पास सबसे कम अंगूर है वह पी के तुरंत दाएं है, बेटा पी का इमीडिएट राइट, पी का इमीडिएट राइट किधर होगा, फेस बाहर है तो पी का दाएं इधर होगा, और पी के इमीडिएट राइट पे वो है जिसके पास सबसे कम अंगूर है, सबसे कम अंगूर यानी कि नंबर 5, और जो कि Q के अगले स्थान पर नहीं है, और जो P है ना वो Q के अगले स्थान पर नहीं है। द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ P, है ना, P हु इज नॉट नेक्स्ट टू Q। P इज नॉट इमीडिएटली नेक्स्ट टू Q, बेटा P जो है वो Q के अगले स्थान पर नहीं है, तो Q जो नंबर है वो नंबर एक का तो हो नहीं सकता, क्योंकि Q से ऊपर T है, तो 100% यही Q है, 100% यही Q है ना। हाँ जी, वह जिसके पास दूसरे सबसे ज्यादा अंगूर है यानी कि नंबर 2 के बाएं दूसरे स्थान पर वह व्यक्ति बैठा है जिसके पास दूसरे सबसे कम अंगूर है यानी कि नंबर 4। तो जो नंबर 2 है ना वो सेकंड लेफ्ट पर है नंबर 4 के, नंबर 4 के सेकंड लेफ्ट पर नंबर 2 है। देखो नंबर 4 ये नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया, नंबर 4 ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे नंबर 2 नहीं आ सकता, क्योंकि Q कभी भी नंबर 2 नहीं हो सकता, Q से ऊपर T आएगा, T नंबर एक है नहीं, तो Q नंबर 2 कभी नहीं होगा, तो नंबर 4 ना तो यहां ना तो यहां। नंबर 4 ये भी नहीं है क्योंकि उसके सेकंड लेफ्ट पे नंबर 2 आना चाहिए, नंबर 4 ये भी नहीं है, तो कुल मिला के नंबर 4 ना तो ये है ना तो ये ना तो ये ना तो ये, तो दूसरे जो सबसे कम अंगूर है वो है Q के पास, तो नंबर जो 4 है वो Q है। अब इसका जो सेकंड लेफ्ट है, इसका सेकंड लेफ्ट ये है नंबर 2, ये है नंबर 2, ये नंबर 2, तो P हो गया बेटा नंबर 2, क्योंकि नंबर 4 के सेकंड लेफ्ट पे नंबर 2 है, नंबर 4 के सेकंड लेफ्ट में नंबर 2 है। बेटा Q से ऊपर T है, Q से ऊपर T, T नंबर एक तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली T नंबर 3 है, डेफिनेटली T नंबर 3 है, एक दो तीन, ठीक है, T नंबर 3 है, और यहाँ पे S आएगा नंबर 5, S आएगा नंबर 5, और बचा R नंबर 1, R हो गया नंबर 1, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई।
चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने देखा ही नहीं। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं, पहली बार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, पहली बार। हाँ जी, बनाओ। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ जी, तो बेटा ये क्वेश्चन भी, नहीं 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 नहीं, हाँ ये क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन था। जो मैं कह रहा था ना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, बेटा वो ये नहीं है, वो अगला क्वेश्चन था, वो बिल्कुल अलग था। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन जो इसके अगला क्वेश्चन है ना, वो ऐसा क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये भी क्वेश्चन शायद आपने बना ही लिया होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक ही घर के दो अलग अलग कमरों में, एक ही घर के एक ही घर के दो अलग अलग कमरों में बैठे हैं,
एक ही घर के दो अलग अलग कमरों में बैठे हैं। और हालांकि ये भी थोड़ा डिफरेंट ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपने नहीं देखा है। एक ही घर के दो अलग अलग कमरों में बैठे हैं, ठीक है जी, एक ही घर के दो अलग अलग कमरों में बैठे हैं। ABCDEFGH एक ही घर के दो अलग अलग कमरों में दो गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक कमरे के चारों व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि दूसरे कमरे के चार व्यक्ति केंद्र से विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। दोनों मेजों को एक दीवार के पास रखा गया है, एक दीवार के पास रखा गया है दोनों मेजों को। ये एक दीवार है हमारी, ये क्या है, ये एक दीवार है जो दोनों कमरों को जोड़ती है। वह मेज जिसके चारों ओर व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, वह दीवार के बाईं ओर है। बाईं तरफ जो व्यक्ति हैं उनका फेस सेंटर में है, और जो दाईं तरफ व्यक्ति हैं उनका फेस सेंटर से बाहर है, ठीक है। प्रत्येक मेज की चारों कुर्सियों का स्थान मूल दिशाओं की तरफ है। मूल दिशाओं की तरफ मतलब समझ रहे हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ जी, चलिए, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है हमारा कि ए का मुख, पहला पॉइंट क्या है, ए का मुख केंद्र की ओर है। अगर ए का मुख केंद्र की ओर है तो ए बेटा इस साइड है। ई जी और एच के बीच में बैठा है, ई सिटिंग बिटवीन जी एंड एच। ई किस किस के बीच में है, जी और एच के बीच में है, लेकिन जी और एच को कहां बैठाएंगे हमें नहीं पता। डी एफ के तुरंत बाएं बैठा है, डी एफ के तुरंत बाएं है, तो डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। एच दीवार के पास बैठा है, दीवार के पास ये दो व्यक्ति बैठे हैं, ये भी व्यक्ति दीवार के पास है, ये भी व्यक्ति दीवार के पास है, और उसकी पीठ दीवार की तरफ है। बेटा एच की पीठ दीवार की तरफ है, तो इसकी पीठ दीवार की तरफ नहीं है, लेकिन इसकी पीठ दीवार की तरफ है। और बेटा जी और एच के बीच में कौन है, ई। जी और एच के बीच में कौन है, ई, तो जी कहां आएगा, डेफिनेटली जी यहां आएगा। जी और एच के बीच में कौन आ जाएगा, ई। तो बेटा ई और ए बच गए, ए और ई इन दोनों में से कोई एक है, ए ऊपर या नीचे, ई ऊपर या नीचे, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा, सी का मुख, सी का मुख दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से दूर है, दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से दूर है किसका मुख, सी का मुख, तो ये सी हो गया। जिन कुर्सियों पे ए और एफ बैठे हैं वो समान स्थान है। बेटा एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी है ना। मैं एफ को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि एफ और ए की कुर्सी एक समान है। एफ और ए की कुर्सी की डायरेक्शन से मतलब, डायरेक्शन का मतलब जो स्थान एफ का है वही स्थान ए का होना चाहिए, तो एफ यहां नहीं आ सकता। अगर एफ यहां है तो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर एफ यहां है तो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी नहीं आ सकता, तो बेटा एफ यहां नहीं आ सकता, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी नहीं है। एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि फिर एफ और ए सेम पोजीशन होनी चाहिए, तो 100% एफ यहां है, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी, और एफ और ए की पोजीशन सेम होनी चाहिए। बस अब जो पर्सन बच गए उनको बैठा दो। यहां पर कौन बच गया बैठने के लिए, ई, और यहां पर कौन बच गया बैठने के लिए, बी, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हाँ जी, तो देखो, जिन बच्चों को बैंक का एग्जाम नहीं देना है वो बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट में जो लाइव क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो एटलीस्ट वो बच्चे सिर्फ लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लें, बाद में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें। लेकिन जिन बच्चों को बैंकिंग का एग्जाम देना है वो बच्चे इन क्वेश्चंस की बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे, और एक ही क्वेश्चन को कम से कम घर पे 3 या 4 बार सॉल्व करेंगे। कितनी बार, कम से कम 3 या 4 बार, ठीक है। हाँ जी, एक ही सिंगल क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है घर पे, ठीक है। चलिए, तो कल भी हम बैंकिंग पीओ लेवल की ही सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे, कल भी मेंस लेवल की ही सीटिंग अरेंजमेंट चलेगी हमारी। कल और बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे हम। ये तो लास्ट के 2 क्वेश्चन तो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये भी और ये भी। हालांकि जो मेंस लेवल है वो हमारा ये लेवल है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये वाला मेंस का क्वेश्चन है ना। और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंजलि, श्रुति, शालू, गोविंद, मोहन, इंद्रेश, प्रिंस, राहुल, दीपिका, पवन, श्याम, गौरी, सरिता, आकांक्षा, निधि, पवन, ब्रजेश, मतलब अंकिता। क्या बात है भाई, जब से सिटिंग अरेंजमेंट मेंस लेवल की स्टार्ट हुई है तब से लड़कियों की संख्या ज्यादा है। निष्ठा, उमंग, लड़कों की संख्या कम हो गई। मतलब बैंकिंग बैंकिंग के नाम से लड़के तो भाग गए सारे हैं, लड़कियां ही बच गई बस। क्यों भाई? चलिए, तो मैंने आप लोगों से कहा था भले ही आप बैंकिंग का एग्जाम ना दो, भले ही आप बैंकिंग का एग्जाम ना दो, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस आपको लाइव क्लास में करा रहा हूं एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, भले ही बाद में प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट लाइव क्लास के क्वेश्चन कर लो। और जो बच्चा बैंक का एग्जाम देगा उसको तो भैया अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत देर तक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाँ जी। और एक ही क्वेश्चन की वो कितनी बार प्रैक्टिस करेगा? 4 या 5 बार। मतलब एक ही सिंगल क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और टोटल कितनी अरेंजमेंट बना चुके हैं हम? टोटल बेटा अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो टोटल 23 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं, 23। अब ये 24वां क्वेश्चन आपके सामने एक खतरनाक सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, पीओ मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है ये, पीओ मेंस लेवल। आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जब आप एसएससी सीजीएल मेंस के सीटिंग अरेंजमेंट देखोगे या सीजीएल का प्री का पेपर देखोगे, उसके सीटिंग अरेंजमेंट देखो, या रेलवे की सीटिंग अरेंजमेंट देखोगे, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए एकदम हलवा है, हलवा। अगर आप ये वाली सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पढ़ भी लेते हो ना, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए एकदम हलवा है। चलिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना आ जाए। ठीक है, आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ना तो सीख जाओ कम से कम। क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को पढ़ना सीख जाओ। ठीक है, लड़के भी हैं, मैंने कब कहा लड़के नहीं है, बिल्कुल है। न्यू चैप्टर बेटा पजल स्टार्ट होगा इसके बाद, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद। और जब पजल स्टार्ट होगा तो मे बी कल से स्टार्ट कर देंगे हम पजल। सोच रहे हैं आज सीटिंग अरेंजमेंट को खत्म करते हैं या फिर कल खत्म करें हम। कल क्या है? कल फ्राइडे है ना, तो फिर पजल चैप्टर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। नया हफ्ता नया चैप्टर, और पजल हम नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू करेंगे, और पूरा हफ्ता हम पजल पढ़ेंगे, पूरा हफ्ता। ठीक है, बनाओ। मंडे से स्टार्ट करेंगे पजल चैप्टर, कल भी हम सीटिंग अरेंजमेंट ही पढ़ेंगे। हाँ, यूपीएसआई क्यों नहीं कवर होगा यार, बिल्कुल हद कर रहे हो। कल हम खत्म करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि कल, आज हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, कल भी हम सीटिंग अरेंजमेंट ही पढ़ेंगे। एक्चुअली अभी ना एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक है सीटिंग अरेंजमेंट का, दैट इज कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट। और वो कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट अभी आपने स्टार्ट किया नहीं है, वो हम कल करेंगे। आपके बुक में इस चैप्टर के सीजीएल लेवल के कितने क्वेश्चन हैं? बेटा मेरी सीटिंग अरेंजमेंट की 2-3 लेवल की एक्सरसाइज है।
समझ रहे हो? आप खुद ही समझ जाओगे कि सीटिंग अरेंजमेंट का कितना करना है। चलिए, मतलब बैंकिंग लेवल कितना है और बाकी का लेवल कितना है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये खतरनाक सा क्वेश्चन है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, और आपको आंसर निकालना भी नहीं है, समझ रहे हो? आपको तो बस कोशिश करनी है। कोशिश मतलब कम से कम आपके अंदर वो क्षमता आ जाए कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ना ही सीख जाओ, है ना? कम से कम आपके अंदर वो क्षमता आ जाए, है ना, कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ना ही सीख जाओ। सर वीओडी सेक्शन में लास्ट क्लास रीजनिंग की मिसिंग है, मैथ्स की क्लास डाली हुई है। बेटा जो लास्ट क्लास है ना एज टॉपिक की है, वो हमने ही डलवाई है, हमने ही जानबूझ के डलवाई है, वो मिसिंग कुछ नहीं है, ठीक है? तो कम से कम आप इस लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओ। इतने बड़े क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन लिखा क्या है, क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व कैसे करना है, ये तो देखो बात की बात है। ये तो भूल जाओ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, सिर्फ हम इस क्वेश्चन को पढ़ना सीख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? एक गोलाकार मेज के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। इनमें से केवल कुछ ही व्यक्तियों का नाम, उनके और उनके बैठने का स्थान ज्ञात है। ओ भाई साहब, मतलब एक गोलाकार मेज है और उस मेज के चारों ओर पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, मतलब अनडिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं किया गया कि एक गोलाकार मेज के चारों ओर कितने लोग बैठे हैं। उनमें से कुछ लोगों का स्थान और बैठने का स्थान और नाम ज्ञात है। बस पहला पॉइंट है बी और क्यू पड़ोसी हैं। देखो इतना खतरनाक सा क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है हमें सारी संभावनाएं बनानी पड़ेंगी साथ की साथ। जब इतना खतरनाक क्वेश्चन है तो हमें सारी संभावनाएं साथ की साथ बनानी पड़ेंगी। बी और क्यू पड़ोसी हैं, तो अगर बी और क्यू पड़ोसी हैं तो बेटा बी और क्यू को मैं एक साथ बैठा दूंगा। एक पहला ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो आप बेटा, पहला ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो सर्कुलर फॉर्म का, जिसमें हम सारे पर्सन्स को एक साथ बैठाकर, सारे पर्सन्स को एक साथ नहीं बैठा पा रहे हैं। ये एक पहला क्वेश्चन है सर्कुलर फॉर्म का, जहां हम लोगों को एक एक करके बैठा रहे हैं। कैसे बैठा रहे हैं? एक एक करके, समझ रहे हो? तो क्योंकि हमें नहीं पता ना कितने लोग बैठे हैं, कुछ व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं हमें नहीं पता, तो एक एक करके लोगों को बैठाओ। तो बेटा दो संभावनाएं हैं, बी हमारा क्यू के लेफ्ट में भी हो सकता है और जो बी है हमारा वो क्यू के राइट में भी हो सकता है। तो दोनों संभावनाएं मैंने बना ली, दोनों संभावनाएं मैंने बना ली। क्यू और जे के बीच में दो व्यक्ति हैं बेटा, क्यू और जे के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो अब बेटा दो पॉसिबिलिटी इसकी भी बनेंगी। क्यू और जे के बीच में दो व्यक्ति हैं, जे को मैं इधर भी बैठा सकता हूं इधर भी। दो पॉसिबिलिटी इसकी बनेंगी, क्यू और जे के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति इधर भी आ सकते हैं इधर भी। तो आपको क्या करना है? एक सर्कल इसका बनाना है। आपको क्या करना है? एक सर्कल इसका बनाना है और एक सर्कल इसका बनाना है। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो इसकी बनानी है। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं और एक संभावना इसकी बनानी है। टोटल चार संभावनाएं बनेंगी, टोटल चार संभावनाएं बनेंगी, चार संभावनाएं। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बेटा। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, जे को मैं राइट हैंड साइड पे बैठा सकता हूं, जे को मैं राइट हैंड साइड में बैठा सकता हूं। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं और मैं जे को लेफ्ट हैंड साइड पे भी बैठा सकता हूं। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। बेटा जे को मैं राइट हैंड साइड पे भी बैठा सकता हूं, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, और जे को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी बैठा सकता हूं। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। तो टोटल चार पॉसिबिलिटी मैंने बना दी। कितनी पॉसिबिलिटी बना दी बेटा? चार पॉसिबिलिटी बना दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इन चारों संभावनाओं में से एक संभावना मेरी सही होगी, ठीक है? हो सकता दो भी सही हो। जिसे पीला रंग पसंद है उसके बाएं छठे स्थान पर जे बैठा है। बेटा जे किसके बाएं छठे स्थान पर है? जिसको पीला रंग पसंद है, यानी कि जे इज सिक्स टू द लेफ्ट हु लाइक्स येलो कलर। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। बेटा इसको येलो कलर पसंद है,
क्योंकि इसके 6 लेफ्ट पे कौन है, जे है। 1 2 3 4 5 6 येलो कलर, 1 2 3 4 5 6, इसको येलो कलर पसंद है क्योंकि येलो के 6 लेफ्ट में कौन है, जे है। 1 2 3 4 5 6, इसको येलो कलर पसंद है क्योंकि येलो के 6 लेफ्ट में कौन है, जे है। 1 2 3 4, एक सेकेंड गलत, 1 2 3 4 5 6, इसको येलो कलर पसंद है क्योंकि येलो के 6 लेफ्ट में कौन है, जे है। 1 2 3 4 5 6, तो अभी भी चारों संभावनाएं हमारी सही हैं। जिस व्यक्ति को पीला रंग पसंद है उसके दाएं चौथे स्थान पर वह व्यक्ति बैठा है जिसको गुलाबी रंग पसंद है। बेटा येलो के दाएं चौथा, येलो का फोर्थ राइट, 1 2 3 4, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है, पिंक। येलो का फोर्थ राइट, 1 2 3 4, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है। येलो का फोर्थ राइट, 1 2 3 4, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है। येलो का फोर्थ राइट, 1 2 3 4, येलो के फोर्थ राइट पे पिंक कलर है। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे गुलाबी रंग पसंद है के तुरंत दाएं एम बैठा है, मतलब पिंक के तुरंत दाएं एम है। पिंक के तुरंत दाएं कौन है, एम है। पिंक के तुरंत दाएं कौन है, एम है। पिंक के इमीडिएटली राइट पे कौन है, एम है। पिंक के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, एम है। अभी तक एक भी संभावना मेरी गलत नहीं हुई। एम और डब्ल्यू के बीच में 4 व्यक्ति हैं। बेटा एम और डब्ल्यू के बीच में 4 व्यक्ति हैं। अब डब्ल्यू उस साइड भी हो सकता है, डब्ल्यू इस साइड भी हो सकता है, हमें नहीं पता डब्ल्यू कहां पर है। डब्ल्यू बी और जे के बिल्कुल बीच में है। अच्छा, जो डब्ल्यू है वो बी और जे के बिल्कुल बीच में है। बी और जे के ठीक बीच में कौन है, बी और जे के ठीक बीच में कौन है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू और एम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4, 1 2 3 4। तो फाइनली हमें पता चल गया कितने व्यक्ति हैं। देखो बी और जे के ठीक बीच में कौन है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू और एम के बीच में कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, बी और जे के ठीक बीच में कौन है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू और एम के बीच में कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, बी और जे के बीच में कौन है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू और एम के बीच में कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। तो यानी कि पूरा सर्कल राउंड हो गया। बेटा एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, 16 से ज्यादा व्यक्ति व्रत में नहीं है। व्रत में 16 से ज्यादा व्यक्ति नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये दोनों अरेंजमेंट हमारी बच गई। इन दोनों में से कोई भी सही हो सकती है, 2 गलत हो गई। डब्लू को पीला रंग पसंद नहीं है, डब्लू को येलो कलर पसंद नहीं है। एस डब्लू के दाएं छठे स्थान पर है। डब्लू का 6 राइट, 1 2 3 4 5 6, ये कौन है, एस। डब्लू का 6 राइट, 1 2 3 4 5 6, ये कौन है, एस। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे हरा रंग पसंद है एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस के दाएं दूसरे पे हरा रंग आ ही नहीं सकता। ठीक है, एस का सेकेंड राइट पे कौन है, ग्रीन कलर। भाई एस के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ग्रीन कलर। तो फाइनली हमारी एक ही अरेंजमेंट सही है, ये वाली। वह व्यक्ति जिसे नीला रंग पसंद है टी के दाएं चौथे स्थान पर है, और टी का कोई पड़ोसी नहीं है। बेटा टी का कोई पड़ोसी नहीं है, यानी कि टी यहां नहीं आ सकता क्योंकि इसके 2 पड़ोसी हैं। टी यहां भी नहीं आ सकता, इसका पड़ोसी है। टी यहां भी नहीं आ सकता, इसका पड़ोसी है। टी यहां तो ऑलरेडी आ ही नहीं सकता, है ना। टी यहां नहीं आ सकता। फाइनली जो टी है वो सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा। आप ध्यान से देखो, मैं टी को कहां बैठाऊं। टी को ऐसी जगह बैठाना है ताकि उसका कोई पड़ोसी ना दिखाई दे हमें। ध्यान से देखो टी को मैं कहां बैठाऊं। टी को ऐसी जगह बैठाओ जहां से उसका पड़ोसी ना दिखे कोई। यहां भी नहीं बैठेगा, यहां भी नहीं, 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 क्योंकि हर जगह टी का कोई ना कोई पड़ोसी होगा। और टी के फोर्थ राइट में कौन है, ब्लू कलर। टी के फोर्थ राइट में, इसका फोर्थ राइट, 1 2 3 4, और इसको ब्लू कलर पसंद है। यानी कि ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई। ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई। बी ब्लू, क्यू
दो पर्सन है, इनका पता नहीं, येलो एस पता नहीं, ग्रीन पिंक एम पता नहीं, टी पता नहीं, जे डब्ल्यू। ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई। तो देखा कितना खतरनाक सा क्वेश्चन था ये मेंस लेवल का। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ऐसा किया हमने क्लोज फॉर्म का जहां हम सारे पर्सन से एक साथ नहीं बैठा पाए। नहीं बेटा लास्ट क्लास नहीं है ये, जहां हम सारे पर्सन एक साथ नहीं बैठा पाए, एक एक करके हम लोगों को बैठा रहे हैं, सारे पर्सन से एक साथ नहीं बैठा पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक तो अभी कोडेड, बेटा कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करना है हमें। कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट है ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले कभी देखा भी नहीं था। ऐसा क्वेश्चन करना हमें जो आपने पहले कभी देखा ना सुना। इसके बाद कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है। अच्छा हम कल से पजल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल से हम पजल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को। कल से हमारा पजल चैप्टर शुरू हो जाएगा क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का अगला ही है पजल। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, समझ रहे हो। वाह भाई वाह, इस बार तो श्रुति ने आंसर दे दिया, शाबाश। आप अब क्विट नहीं करूंगी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती सर। पता है बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर से किसी और प्लेटफॉर्म पर बैच लिया था, इतना बुरा हाल हो गया मैंने प्रिपरेशन ही क्विट कर दी थी। अब दोबारा से खुद को मोटिवेट किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एसएससी की। बनेगा बेटा, बैंकिंग का तो क्वेश्चन नहीं बनना, बनेगा बनेगा, चिंता क्यों कर रही हो, बनेगा भाई बनेगा। इतनी देर तुमने कमेंट्स में लगा दिए, कमेंट्स की जगह अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते तो शायद क्वेश्चन बना भी लेते। आप पॉसिबिलिटी बनाती ना, देखो खुशबू ने भी आंसर दे दिया, शाबाश। आप पॉसिबिलिटीज बना लो, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पॉसिबिलिटीज बना लो, पांच पांच, छह पॉसिबिलिटीज बना लो, सात पॉसिबिलिटी बना लो, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन तो सॉल्व करो भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, केसेस ही तो बनेंगे और तो कुछ नहीं होगा सीटिंग अरेंजमेंट में, और तो कुछ है नहीं।
भाई ज्यादा से ज्यादा क्या है, 2 की जगह 3 केस बनेंगे, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7, इससे ज्यादा क्या होगा ये बताओ है। हाँ, 8 व्यक्ति नैनिका, विराट, वानी, वैभव, नकुल, विजी, नमित और नरेश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जिनमें 4 व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, जबकि 4 व्यक्तियों का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। देखो 8 व्यक्ति बैठे हैं वर्गाकार मेज की चारों तरफ, जिसमें से 4 लोगों का फेस सेंटर में है, 4 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, और पता नहीं किसका फेस सेंटर में है, किसका फेस सेंटर से बाहर है। कुछ भी नहीं दिया गया कि किसका फेस सेंटर में, किसका फेस सेंटर से बाहर है। वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर है, वैभव नरेश के दाएं चौथे स्थान पर है। वैभव, देखो वैभव इज फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश, वैभव इज फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश, वैभव इज फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश। हिंट है, वैभव इज फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश। वानी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, वानी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, वानी वैभव के इमीडिएटली राइट में है। Only one person sit between Namit and Vaibhav and both are facing same direction. Namit and Vaibhav both are facing same direction. Namit sits forward to the right of Viji, who doesn't sit in the middle of the table. Viji is not the immediate. देखो कहीं से शुरू कर दो इस क्वेश्चन को, यहां से शुरू करते हैं जो डेफिनेट पॉइंट हमें पता है। Namit sits forward to the right of Viji, who doesn't sit in the middle of the table. यानी कि जो विजी है, जो विजी है वो मिडिल ऑफ द टेबल में नहीं बैठी, विजी किनारे पर बैठी है। विजी इज नॉट अ नेबर ऑफ नरेश एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर, और जो विजी है उसका फेस सेंटर की तरफ है, और ये नरेश के इमीडिएट नेबर नहीं है। ना तो मैं नरेश को यहां बैठा सकता, ना ही मैं नरेश को यहां बैठा सकता, समझ रहे हो। और विजी, नमित सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ विजी, विजी के फोर्थ राइट पे नमित है। जब 8 लोग बैठे हैं तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब होता है अपोजिट, लेकिन नमित का फेस हमें नहीं पता कहां पर है, अंदर या बाहर। तो ये डेफिनेट पॉइंट था, यहां से हमने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। ये डेफिनेट पॉइंट था, यहां से हमने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए। कुमोद, अंकुश, भूपेश, प्रिंशु, कृतिका, वर्षा, रूपेश, यहां से हमने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। बहुत बच्चों ने आंसर दे भी दिए बाद में, चलो बहुत बढ़िया। यहां से हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत कर दी। अब हम देखेंगे वो पॉइंट जो कि विजी और नमित से रिलेटेड है, विजी और नमित से रिलेटेड है, विजी और नमित से रिलेटेड। देखो वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश। जब बेटा 8 लोग बैठते हैं तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब होता है अपोजिट। तो वैभव किसके अपोजिट बैठा है, नरेश के। और बेटा नरेश ना तो यहां पर है ना यहां, नरेश यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हम नहीं बना सकते। नमित और विजी से रिलेटेड है कोई पॉइंट, वानी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, ओनली 1%, हाँ ये रहा ना, ओनली 1% सिट बिटवीन वैभव एंड नमित, नमित और वैभव के बीच में 1% है। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं, वैभव और नमित के बीच में 1% है, ये संभावना हम बना लेते हैं। ठीक है, देखो हमने विजी को बैठाया जिसका फेस सेंटर में है, और इसके बाद यहाँ पे नमित को बैठा दिया हमने, और हमें पता नहीं कौन कहाँ बैठा है ना। ओनली 1% सिट बिटवीन नमित एंड वैभव, नमित और वैभव के बीच में 1% है। एक बार वैभव को हम यहाँ बैठा सकते हैं, नमित और वैभव, और एक बार वैभव को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, नमित और वैभव। नमित और वैभव के बीच में 1% है, नमित और वैभव के बीच में 1% है, ये वैभव हो गया। अच्छा, वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश, वैभव नरेश के फोर्थ राइट में है, यानी कि वैभव के सामने कौन है, वैभव के सामने नरेश है, वैभव के सामने नरेश है, और वैभव यहां है तो नरेश यहां पर है। अभी तक हमारी दोनों संभावनाएं सही हैं, और इतने पॉइंट हम यूज कर चुके हैं, दोनों संभावनाएं सही है हमारी। ठीक है, दोनों संभावनाएं हमारी सही है। एंड ओनली 1% सिट बिटवीन नमित एंड वैभव एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। नमित और वैभव का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में, नमित और वैभव का फेस सेम डायरेक्शन में है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता है ना, नमित एंड वैभव फेसिंग सेम डायरेक्शन। चलिए, अब एक पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है यहां पर
बानी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, बानी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, वैभव के इमीडिएटली राइट में वानी है। अब बेटा वैभव का इमीडिएटली राइट ये भी हो सकता है, वैभव का इमीडिएटली राइट ये भी हो सकता है। अब हमें कहां से पता चले कि वैभव का इमीडिएटली राइट ये है या ये है? ये पता चलेगा वानी सिट्स एडजेसेंट टू नमित। बेटा वानी नमित के एडजेसेंट है, यानी कि वैभव के इमीडिएटली राइट में कौन है? वानी, और वानी नमित के एडजेसेंट है, और वैभव का ये इमीडिएटली राइट है, इसलिए वैभव का फेस अंदर हो गया। अच्छा वैभव है ना, वैभव के इमीडिएटली राइट में वानी है तो वैभव का फेस बाहर हो गया, और ये इसके इमीडिएटली राइट में वानी हो गई, क्योंकि वानी जो है नमित के एडजेसेंट है, वानी नमित के एडजेसेंट है, और नमित और वैभव का फेस सेम डायरेक्शन में, नमित का फेस अंदर, वैभव का फेस अंदर, वैभव का फेस बाहर, नमित का फेस बाहर। तो यहां तक पूरा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, पूरा फर्स्ट पैराग्राफ। हमने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी है वो यहां से करी, डेफिनेट पॉइंट से। हमने डेफिनेट पॉइंट से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी। सबसे पहले हमने नमित और विजी को बैठाया, फिर हमने वो पर्सन बैठाए जो नमित से और विजी से रिलेटेड थे। ठीक है, हु फेस अपोजिट नमित, नमित फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी, नमित का फेस वानी के अपोजिट है, नमित का अंदर वानी का बाहर, नमित का बाहर वानी का अंदर, नमित का बाहर वानी का अंदर। अभी तक दोनों ही संभावनाएं हमारी सही है। नकुल इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वैभव, वैभव के इमीडिएटली लेफ्ट में नकुल है, वैभव के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? नकुल, वैभव के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? नकुल, वैभव के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? नकुल। ठीक है, विराट फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी, विराट फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वानी, वानी के सेकंड लेफ्ट में विराट है, वानी का सेकंड लेफ्ट में कौन है? विराट, और वानी का फेस बाहर तो विराट का फेस अंदर। वानी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? विराट, वानी के सेकंड लेफ्ट में विराट, वानी का फेस अंदर तो विराट का फेस बाहर। ठीक है, नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका, नकुल नैनिका के सेकंड लेफ्ट में है, बेटा यही नैनिका है, इसके सेकंड लेफ्ट में नकुल है तो नैनिका का फेस अंदर, ये नैनिका है, इसके सेकंड लेफ्ट में नकुल है तो नैनिका का फेस कहां होगा? बाहर, तभी तो इसके सेकंड लेफ्ट में नकुल आ पाएगा। हु फेस सेम डायरेक्शन एज विजी, और नैनिका का फेस विजी के डायरेक्शन में है, बेटा विजी का फेस अंदर, नैनिका का फेस बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नैनिका का फेस अंदर, विजी का भी फेस अंदर, ये संभावना बिल्कुल सही है। बेटा ये अरेंजमेंट हमारी बन गई है, और इस अरेंजमेंट में भी बेटा नकुल और इस अरेंजमेंट में भी नकुल और नरेश का फेस आप डिफाइन नहीं कर सकते, इस अरेंजमेंट में भी आप नकुल और नरेश का फेस डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, पेशेंस जो चाहिए, बिना पेशेंस के कैसे बना दोगे इस क्वेश्चन को? बिना पेशेंस के थोड़ी बना दोगे, बिना पेशेंस के कैसे बना दोगे? सिर्फ आपको दो संभावनाएं बनानी थी, ओनली टू पॉसिबिलिटीज, लेकिन स्टार्टिंग आप यहां से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये डेफिनेट पॉइंट आपको मिल नहीं पा रहा था। डेफिनेट पॉइंट मिला था यहां से, नमित सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ विजी, तो पहले विजी को बैठाया, उसके फोर्थ राइट में नमित को बैठाया, और फिर जो इंफॉर्मेशन विजी और नमित से रिलेटेड थी उसको हमने यूज किया, तब जाके हम इस क्वेश्चन को बना पाए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, है ना? समझ रहे हो? अब एक अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करें। ठीक है, कंसंट्रेशन तो चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आप इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करें प्लीज, मेरे कहने पर। ठीक है, फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम सीटिंग अरेंजमेंट का कराएंगे, खतरनाक वाला, ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि सर ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 25 का ट्रायल आप दोबारा लोगे, दोबारा एक बार दोबारा कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। मैंने तो आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन एक बार आप दूसरा ट्रायल खुद से लोगे, और ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मिनट देने हैं, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट देने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ जी।
हाँ जी, बनाए इस क्वेश्चन को दोबारा। अब बना के नहीं बना ये क्वेश्चन आपसे, है? बन गया। चलिए, अब एक ऐसे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन पे हम चलते हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सोचा होगा। कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट, कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है एक भाई साहब। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके इंग्लिश में ही 2 पेज हैं, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन के इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में ही 2 पेज हैं और 2 पेज हैं हिंदी हिंदी लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन है, वहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में 2 पेजेस हैं और इसी क्वेश्चन के 2 पेजेस हैं हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में भी 2 पेज हैं। ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। ये दूसरा पेज है। ये है क्वेश्चन। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से।
सिर्फ आप इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ लो, ये क्वेश्चन लिखा क्या है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लिया आपने, अब इंग्लिश में भी पढ़ लो एक बार इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में भी पढ़ लो बेटा। हाँ जी, कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत क्वेश्चन हल्का फुल्का है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ आया हो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या करना है हमें, है क्यों भाई? एक बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया इस क्वेश्चन का। 8 व्यक्ति हैं एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और उन सभी को अलग अलग रंग पसंद है। चलिए, और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, इसका मतलब क्या है? देखो, P@Q का मतलब क्या है? P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P Q के सेकंड लेफ्ट पे है, P Q के अपोजिट है, P Q का इमीडिएट नेबर है, P Q के थर्ड लेफ्ट में है और P Q के थर्ड राइट में है और P Q का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो कलर है ना, कलर उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 रिप्रेजेंट द वन हु लाइक्स रेड कलर, 2 रिप्रेजेंट ऑरेंज। मतलब एक नंबर रेड के लिए है, 1 नंबर रेड के लिए है, 2 नंबर ऑरेंज के लिए है, 3 नंबर वॉलेट के लिए, 4 नंबर ब्लैक के लिए, 5 ब्राउन, 6 पिंक, 7 ब्लू और जो 8 नंबर है वो है येलो के लिए। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे इस दी गई इंफॉर्मेशन से, इसको छोटा कर देते हैं, इस इंफॉर्मेशन को छोटा कर देते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं, यहां इसको छोटा करके यहां पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। अब देखो, इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ये वाले पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो डेफिनेट पॉइंट हो, है ना। यहां पर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो ये लिखे गए हैं, 7 हैज 5, G हैज 4, 2 हैज F और $3 है ना, और $H$E$G और 3 हैज 2 और A%6 और C@G 1@7, 8 पावर C और B हैज E। ये पॉइंट्स यहां पे दे रखे हैं। तो हम ना, अच्छा ये लोग कहां बैठे हैं? ये लोग बैठे हैं गोलाकार मेज के चारों तरफ, ठीक है, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। सबका फेस किधर है? सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले कोई डेफिनेट पॉइंट उठाओ इनमें से जो सबसे बड़ा पॉइंट हो, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट पहले उठा सकते हैं। हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, $H$E$G। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब ये है, डॉलर का मतलब बेटा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है $P मींस P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। अच्छा, डॉलर का मतलब इमीडिएट नेबर है, यानी कि H E का पड़ोसी है और E G का पड़ोसी है, यानी कि जो E है वो H और G के बीच में है। अब दो पॉसिबिलिटी यहां पे बनेंगी, E H और G के बीच में है। E अगर H और G के बीच में है तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी यहां पर, एक 1 2
3 4 5 6 7 8। बेटा जो ई है वो एच और जी के बीच में है, तो एच जी को मैं यहां भी बिठा सकता हूं और एच और जी को मैं यहां भी बिठा सकता हूं, क्योंकि एच ई जी, बेटा एच और ई भी इमीडिएट नेबर है, ई और जी भी इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब जो ई है वो एच का भी नेबर है, जी का भी नेबर है, यानी कि जो ई है वो एच और जी के बीच में है। तो दो संभावनाएं बनेंगी, दोनों बना ली। अब वो पॉइंट ढूंढो बेटा जो ई एच जी से रिलेटेड हो, ई एच जी से रिलेटेड जो पॉइंट है उन पॉइंट को ढूंढो। ये रहा सी एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के सेकंड लेफ्ट में कौन है? G के सेकंड लेफ्ट में कौन है? C। जबकि G के सेकंड लेफ्ट में C आ ही नहीं सकता, तो ये वाली संभावना तो गलत हो गई, ये यहीं की यहीं गलत हो गई, तो इसको तो मिटा दो। G के सेकंड लेफ्ट में कौन है? C। G के सेकंड लेफ्ट में कौन है? C। अब पॉइंट ढूंढो बेटा जो CEGH से रिलेटेड हो, CEGH से रिलेटेड। ये रहा B हैज E, B हैज E। हैज का मतलब क्या है? P एंड Q आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि B एंड E आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। E के सामने कौन है? E के सामने B बैठा है। E के सामने कौन बैठा है? E के सामने B बैठा है। बहुत बढ़िया, E के सामने B है। अब आप कोई और डेफिनेट पॉइंट ढूंढो। हाँ जी, हैज का मतलब अपोजिट है। चलिए, G हैज 4, G हैज 4, हैज का मतलब अपोजिट, 4 नंबर का मतलब ब्लैक, तो G के सामने 4 नंबर है। 4 नंबर का मतलब जिसको ब्लैक कलर पसंद है, ये हम बाद में यूज कर लेंगे 4 नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो 2 हैज F, यानी कि अगर F यहां पर है तो 2 यहां होगा, और अगर F यहां पर है तो 2 यहां होगा। बाकी तो कहीं मैं F को बैठा नहीं सकता इसके अलावा। नहीं, F यहां भी तो आ सकता है, F के सामने 2 आ सकता है। सॉरी, गलती हो गई हमसे, तो हम इस पॉइंट को अभी नहीं बना सकते। ये अभी पॉइंट बच गया बेटा, ये पॉइंट बच गया। $3, हाँ नहीं बचा नहीं है, ये सही है बेटा। 2 हैज F, एक सेकेंड, 2 हैज F और 2 हैज 3। बेटा 2 के सामने F है, 2 के सामने 3 है, यानी कि जो F है वो 3 है, यानी कि जो F है वो 3 है। तो बेटा F3 कहां आ सकता है? F3 यहां नहीं आ सकता, F3 या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। F3 यहां नहीं आ सकता। अगर F3 ये है तो 2 इसके सामने है, और अगर F3 ये है तो फिर 2 इसके सामने है। चलिए साहब, है ना। $3H, डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है इमीडिएट नेबर। H का इमीडिएट नेबर कौन है? H का इमीडिएट नेबर है 3, तो बेटा 3 यहां पे कभी आ नहीं सकता, H का इमीडिएट नेबर 3, तो 100% यही है F3, यही है F3। H का इमीडिएट नेबर 3, तो 3 के सामने कौन आ गया? 3 के सामने 2 आ गया। 3 के सामने कौन आ गया? 3 के सामने 2 आ गया। चलिए, A परसेंटेज 6, परसेंटेज का मतलब क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट। 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, 6 के थर्ड लेफ्ट में A है। बेटा ये कभी भी 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, ये कभी भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के थर्ड लेफ्ट में A तो आ जाएगा, लेकिन ये 6 नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी 2 है। तो फिर A को मैं यहां तो बैठा नहीं सकता, यहां बैठा नहीं सकता, यहां बैठा नहीं सकता, यहां बैठा नहीं सकता, क्योंकि फिर इसको 6 के थर्ड लेफ्ट में आना पड़ेगा, और ये 6 हो नहीं सकता। A ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 100% A। और ये किसके थर्ड लेफ्ट में है? 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, 6 के थर्ड लेफ्ट में A है। यहां पर बचा कौन? यहां पर बचा D। और इसके अलावा क्या बचा बेटा? इसके अलावा बच गया 1@7। एट द रेट का मतलब है सेकंड लेफ्ट, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 है। बेटा 7 ये नहीं है, 7 के सेकंड, 7 ये नहीं है, 7 ये नहीं है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता। 7 ये हो सकता है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1, 7 ये नहीं है, 7 ये नहीं है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं है, 7 ये नहीं है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं है, 7 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो 100% जो 7 है वो यही है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 ये है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 ये है। ठीक है जी, हाँ जी। अब बेटा 7 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। 7 के अपोजिट कौन है?
7 के अपोजिट 5, जबकि यहाँ पे कौन है 4, जबकि यहाँ पे कौन है 4। ये क्या हो गया हमसे, क्या गलती कर दी हमने। H और E के बीच में, H एंड E, डॉलर जी सर देखिए कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमसे। कुछ गड़बड़ हो गई भाई, कुछ पॉइंट है जो हमने गलत कर दिया। 5th पॉइंट रॉन्ग है। कौन सा पॉइंट गलत कर दिया हमने। अरे यार इतनी मेहनत बेकार, सब बेकार हो गई मेहनत हमारी। सारे पॉइंट्स दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे हमें, सारे पॉइंट्स दोबारा से, सारे पॉइंट्स हम दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। H डॉलर E का मतलब क्या है। डॉलर का मतलब है P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, तो H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। अरे यार ये एंड लिखा हुआ है, एंड, शिट, ये डॉलर नहीं लिखा हुआ, ये एंड लिखा हुआ है, एंड। हमने यही गलत पढ़ लिया। H एंड E, डॉलर जी। ये डॉलर की जगह लिखा हुआ है एंड, ये डॉलर की जगह एंड लिखा हुआ है। शिट यार। अब एक काम करते हैं, हम सारे पॉइंट्स को दोबारा पढ़ते हैं। ई डॉलर जी का मतलब है ई और जी एक साथ है, ई और जी एक साथ है, तो हम ई और जी को एक साथ बैठा देते हैं। लेकिन ये नहीं पता लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, तो हमने ई और जी को एक साथ बैठा दिया। एक बार ई को लेफ्ट में बिठाया, एक बार ई को राइट में। एंड वर्ड था बेटा, वो एंड था, एंड, H एंड E। एंड का मतलब क्या है। एंड का मतलब है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। E के थर्ड राइट में H है, E का थर्ड राइट 1 2 3, E के थर्ड राइट में H है। E का थर्ड राइट 1 2 3, E के थर्ड राइट में H है, E के थर्ड राइट में H है। अब ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, अब ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ जाके। अब एच ई जी से रिलेटेड कोई और पॉइंट देखो जो एच ई जी से रिलेटेड हो। ये रहा C@G, C@G। एट द रेट का मतलब क्या है, सेकंड लेफ्ट। C किसके सेकंड लेफ्ट में है, G के। G के सेकंड लेफ्ट में किसको बैठा दो, C को। G के सेकंड लेफ्ट में किसको बैठा दो, C को। ये 2 पॉइंट हो गए। अब ये वाला पॉइंट देखो, B हैज E। हैज का मतलब क्या था, हैज का मतलब था अपोजिट, तो E के सामने कौन है, E के सामने B है। E के सामने कौन है, E के सामने B है। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट, G हैज 4। G के सामने कौन है, G के सामने 4 नंबर जिसको पसंद है। G के सामने कौन है, जिसको 4 नंबर कलर पसंद है। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी। अब आप ये देखो, 2 हैज F, नहीं ये देखो, थ्री डॉलर H देखो, डॉलर। अच्छा ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो 2 हैज F और 2 हैज 3, तो इसका मतलब जो F है वो 3 है, तो F3 किसके सामने है, 2 के सामने है। F3 यहां नहीं आएगा, F3 यहां नहीं आएगा, F3 यहां आ सकता है, F3 यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, F3 यहां भी आ सकता है। और हमें पता है 3 किसका नेबर है, H का, तो F3 यहां भी नहीं आएगा। F3 H का इमीडिएट नेबर है, तो H का इमीडिएट नेबर ये नहीं है, H का इमीडिएट नेबर ये है F3। भाई H का इमीडिएट नेबर ये नहीं है, H का इमीडिएट नेबर है ये है F3, और F3 के सामने कौन है, 2, और F3 के सामने कौन है, 2। यानी कि ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए जो मैंने रेड बॉक्स में बंद किए हैं। जो रेड बॉक्स में बंद किए हैं वो सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, रेड बॉक्स वाले। ठीक है, रेड बॉक्स वाले सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब आ जाओ ये 1% 7, 1% 7, 1 @ 7। एट द रेट का मतलब सेकंड लेफ्ट, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 है,
7 ये नहीं हो सकता, 7 ये नहीं हो सकता, 7 ये नहीं हो सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं है। 7 ये हो सकता है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1, 7 ये भी हो सकता है, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1, 7 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनके सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं है। तो 7 की दो पॉसिबिलिटी है, 7 की दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन 7 के सामने बेटा क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 7 के सामने 5 आ सकता है, लेकिन यहां 7 के सामने 5 नहीं आ सकता, यहां 7 के सामने 5 नहीं आ सकता। तो ये 7 है, 7 के सेकंड लेफ्ट में ये 1 है, और 7 के सामने ये 5 है। ठीक है जी, हाँ जी, 7 ये नहीं हो सकता, 7 ये नहीं हो सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं है, 7 ये नहीं हो सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं है, 7 ये तो हो ही नहीं सकते। 7 ये हो सकता है, ठीक है, 7 ये नहीं हो सकता क्योंकि 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं है, 7 ये नहीं हो सकता क्योंकि 7 के सामने 5 नहीं आ रहा। तो 7 ये है, 7 के सामने 5 है, ठीक है जी, और 7 के सेकंड लेफ्ट में ये 1 है। अभी तक हमारी दोनों ही संभावनाएं सही हैं, दोनों में से कोई भी संभावना गलत नहीं है, और जितने भी बॉक्स जो भी मैंने रेड के अंदर बंद किया है, रेड के अंदर, वो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब आ जाओ A परसेंटेज 6, परसेंटेज का मतलब क्या है, थर्ड लेफ्ट। तो जो 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, 6 के थर्ड लेफ्ट, 6 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 6 के थर्ड लेफ्ट में A आ सकता है, 6 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 6 के थर्ड लेफ्ट में A नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली यही 6 है, 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, ठीक है। 6 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, थर्ड लेफ्ट में, हाँ यही है, 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, और बाकी 6 कहीं भी नहीं आ सकता, बाकी 6 कहीं भी नहीं आ सकता। 8 पावर C, पावर का मतलब क्या है, नॉट, C के इमीडिएट नेबर में 8 नहीं है, C के इमीडिएट नेबर में 8 नहीं है, तो बेटा 8 कहां पर है, 8 यहां पर है ना। C के इमीडिएट नेबर में 8 नहीं है, तो 8 कहां पर है, 8 यहां पर है। और हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस क्वेश्चन के बेटा 2 आंसर हैं, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। पर्सन कौन बचा है, A B C D, D बचा है, तो बेटा D यहां आएगा और D यहां आएगा। यहां पर दोनों ही अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है, दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है। जो भी आंसर पूछे जाएंगे दोनों को देख कर दिए जाएंगे। 2-2 आंसर है इस क्वेश्चन के, 2-2 आंसर। चलो, तो कल हम शुरू करेंगे पजल चैप्टर, ठीक है, हाँ जी। और पजल भी हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक लेवल से शुरू करेंगे पजल, फिर हम मेंस लेवल तक पहुंचेंगे, बेसिक टू मेंस, बेसिक टू एडवांस, ठीक है, प्री टू मेंस। चलिए, लव यू ऑल।